Hello and welcome everybody to Solid State Physics lecture series. And in today's lecture, we will discuss yet another new concept, and that is about phonon. Okay, फोनोन के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं और बहुत इंटरेस्टिंग ये सेशन है. तो फोनोन्स ये वर्ड होपफुली आपने कहीं सुना हो. अगर नहीं सुना है तो आपको जब भी ये वर्ड आप प्रोनाउंसिएट करते हैं तो आपको फोटोन जैसा ये एक प्रोनाउंसिएशन आता है कि फोनोन इज वेरी मच रिलेटेड टू फोटोन. ओके, और जो फोनोन हैं ये एक्चुअली जो फोनोन की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैच भी बहुत करती हैं फोटोन से. ओके, सो बेसिकली जो फोनोन है, तो आप इस पूरे वीडियो लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब तक भी हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, आप हमेशा याद रखिएगा कि मैं कब फोटोन बोल रहा हूँ और कब मैं फोन नोन बोल रहा हूँ. ओके, देयर इज अ वेरी मच इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स. ओके, देखिए, अगर आप फोनोन को रीड करें या फिर फोटोन को रीड करें तो ये जो ओ एन है ना, ये दोनों के एंड में आपको दिखाई देगा. और ओ एन ये मैक्सिमम पार्टिकल, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन ओ एन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये ओ एन आपको मिलता है इन पार्टिकल्स के बीच में. ये इन पार्टिकल्स के एंड में ये ओ एन. तो उसी तरह से रिलेटेड वर्ड है फोनोन. यहाँ भी ओन पार्टिकल, यहाँ भी फोटोन. ये केवल मैं नाम के ऊपर बात कर रहा हूँ. इसका फिजिक्स से कम से कम इस टॉपिक से तो कोई रिलेशन नहीं है, पर फिर भी ये वर्ड्स ऐसे नहीं होते कि हम एटेंडम हमारे माइंड में आया कि हाँ हम इस पार्टिकल को फोनोन कहना चाहते तो हमने हाँ चलो फोनोन. नहीं, इसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री होती है, एक पूरा रीजन होता है. तो ये फोनोन हुआ. यहाँ भी ओन, यहाँ भी ओन. और ये ओन आपने बहुत सारे पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइपरओन, ये बहुत सारे पार्टिकल्स आपने सुने होंगे. ओके, और स्टडी भी किए होंगे. अब ये देखिए कि सबसे पहले फोटोन के ऊपर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, और फिर हम फोनोन के ऊपर आएंगे. अगर ये तो खैर एक कॉमन वर्ड हुआ ओ एन, ओ एन, ओ एन, ओ एन. अगर मैं आपको फोन का मतलब बता दूं तो आप फोनोन का अर्थ यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं. फोनोन का मीनिंग आप यहाँ से कंप्यूट कर सकते हैं. ओके, देखिए, फोन का अर्थ होता है साउंड. फोन का अर्थ होता है साउंड. और ये जो फोन वर्ड है ये इस तरह से आपने बहुत सारी जगह, जैसे एक बहुत कॉमन वर्ड है हमारे लिए टेलीफोन. जैसे एक बहुत कॉमन वर्ड है हमारे लिए टेलीफोन. तो अगर मैं आपको टेली का मतलब बता दूं और फोन का मतलब आपको पहले से ही पता है साउंड, अगर मैं आपको टेली का मतलब बता दूं तो आप ये टेलीफोन का मतलब यहां से निकाल सकते हैं. तो टेली का मतलब होता है डिस्टेंस. टेली का मतलब होता है डिस्टेंस और फोन का मतलब हुआ साउंड. तो टेलीफोन का मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस प्लस साउंड. और यही तो करता है टेलीफोन कि डिस्टेंटेड पॉइंट तक हमारे साउंड को पहुंचाता है. यानी जो बात हम करते हैं एक दूसरे से टेलीफोन पर, ओके, अब तो यूज नहीं होते, अब तो मोबाइल फोन आ गए, लेकिन टेलीफोन जो वर्ड है, टेली का मतलब होता है डिस्टेंस और फोन का मतलब होता है साउंड. तो ये जो बेसिकली ये वर्ड है ना, पहले वाला फोन, ये मे बी ग्रीक वर्ड है. तो फोन का मतलब होता है साउंड और ये रिजेंबल करता है हमारे अकॉस्टिकल ब्रांच से, क्योंकि साउंड वाइब्रेशन से ही हम किसी भी क्रिस्टल लैटिस में अगर आपको वाइब्रेशंस एस्टैब्लिश करने हैं, वाइब्रेशंस जनरेट करने हैं, तो आप एक साउंड को थ्रो करते हैं उस क्रिस्टल के ऊपर और वहाँ जो वाइब्रेशंस होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के वाइब्रेशन. अगर वो डायटोमिक क्रिस्टल लैटिस है तो अलग तरह के वाइब्रेशंस होंगे, अगर मोनो एटोमिक क्रिस्टल लैटिस है तो डिफरेंट टाइप के वाइब्रेशंस होंगे. ओके, अच्छा, तो ये इस तरह की जिन फोन, टेलीफोन का मतलब, तो फोन का बेसिकली मतलब हुआ साउंड से. अच्छा, अब थोड़ी सी चर्चा हम फोटोन के ऊपर कर लेते हैं. देखिए, ये जो वर्ड है ना फोटो,
ऑन तो कॉमन है, ऑन तो यहाँ भी है, ऑन यहाँ भी है, ऑन यहाँ भी है, ऑन यहाँ भी है। ये जो वर्ड है ना फोटो, इसका मतलब होता है लाइट। जैसे एग्जाम्पल के लिए फोटोग्राफ, फोटोग्राफ, ओके। तो इस तरह के फोटो, जैसे ये वर्ड हुआ फोटो। और ग्राफ का मतलब क्या होता है? ग्राफी का मतलब होता है चित्र। जैसे कि मान लीजिए आप फोटोग्राफ ये वर्ड को आप स्टडी करें तो फोटो का मतलब हुआ लाइट, और ग्राफ का मतलब हुआ वो चित्रकारी या चित्र आप उसे कह सकते हैं, ओके। तो एक्चुअली फोटोग्राफ क्या होता है? फोटोग्राफ लाइट का रिफ्लेक्शन ही तो होता है। जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, जहाँ से वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, वही तो हम वही बॉडी तो हमारे फोटोग्राफ में आती है। फोटोग्राफ में अगर आप ध्यान से देखें, आपका चित्र केवल बना हुआ आता है ऐसे। क्यों? क्योंकि वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। बाकी जगहों से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है। तो फोटोग्राफ क्या हुआ? आपका ग्राफ। ऐसे बहुत वर्ड हैं, जैसे टेलीग्राफ, जैसे जियोग्राफ, जो जियोग्राफी आप पढ़ते हैं वो। तो जियोग्राफी, जियो का मतलब हो गया ये हमारा पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब उसका फोटोग्राफ, यानी जो जियोग्राफी का मतलब हुआ वो होगा एक तरह से आप कह सकते हैं पृथ्वी का छायाचित्र। आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं फोनोन, फोटोन, ये सब, फोटोन का यहाँ जो फोटो वर्ड है इसका मतलब होता है लाइट। यानी ये वर्ड कई जगह आप पढ़ते हैं, जैसे फोटोग्राफ में पढ़ते हैं, टेलीग्राफ में पढ़ते हैं, जियोग्राफ में पढ़ते हैं, ओके। तो इस तरह के वर्ड आप पढ़ते हैं। जैसे ग्राफी में एक ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी भी आप वर्ड पढ़ते हैं। वो हार्ट की आर्ट होती है, आप इसे ऐसे कह सकते हैं। जो हार्ट हमारा फंक्शन करता है उसका आर्ट होता है। ईसीजी जिसको हम बोलते हैं, हार्ट की टेस्टिंग के लिए जो टेस्ट किया जाता है, तो ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी, तो वो हार्ट के फंक्शंस को ग्राफ करता है, तो इसको इकोकार्डियोग्राफी। जियोग्राफी, ये जियो यानी हमारी पृथ्वी के ग्राफ को इंडिकेट करता है एक तरह से। ये पूरी जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, ये हमारे पूरी पृथ्वी का चित्रण ही तो करता है। टेलीग्राफ, फोटोग्राफ, ये सब वर्ड्स जो हैं इस तरह से हम ले सकते हैं। तो फोटो का मतलब होता है लाइट मेनली, और फोन का मतलब होता है साउंड, ओके। तो अब हम शुरुआत करेंगे फोटोन से, और फिर हम पहुंचेंगे फोनोन के ऊपर, ठीक है। अब पहले फोटोन से हम शुरुआत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फोटोन को हम जानते हैं, फोटोन से हम परिचित हैं। फोटोन हमने कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में, फिजिक्स में कहीं ना कहीं स्टडी किया हुआ है। तो हम फोटोन से अपना डिस्कशन शुरू करेंगे, और फोनोन के ऊपर हम पहुंचेंगे। और ऐसा ही हम अभी हम केवल एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं फोनोन के ऊपर, लेकिन ऐसा हम डेरिवेशन में भी करेंगे। जब हम फोनोन से रिलेटेड डेरिवेशन करेंगे तो हम शुरुआत हमेशा फोटोन से करेंगे, क्योंकि फोटोन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फोटोन का जो बिहेवियर है, उससे कुछ हद तक हम फेमिलियर हैं। लेकिन फोनोन एकदम हमारे लिए नया पार्टिकल है, या जब भी मोशन में रहेगा तो आप उसे वेव कह सकते हैं, ठीक है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं फोटोन से। ये वर्ड के जो मीनिंग है इनको मैंने आपको बता दिया, तो इनसे आप आई होप कि अब फेमिलियर हो चुके होंगे। फोन का मतलब बेसिकली साउंड होता है, और फोटो का मतलब लाइट होता है। ऐसे बोर्ड से सारे वर्ड हम पढ़ते हैं, फोटोग्राफ, टेलीग्राफ, जियोग्राफ, या फोन से रिलेटेड जैसे टेलीफोन है ना। डिस्टेंस तक अगर आपको साउंड को पहुंचाना है तो वो जो इक्विपमेंट होगा वो होगा टेलीफोन, ठीक है। अब शुरुआत कर रहे हैं अपने डिस्कशन की फोटोन से, ठीक है। देखिए फोटोन क्या है। फोटोन जनरली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर ये है तो फोटोन, तो वेव पार्टिकल ड्युअलिटी के हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब मोशन में होगा फोटोन, है ना। फोटोन को का जो सबसे पहले कांस्टेंट है वो मैक्स प्लांक लेकर आए थे, और उन्होंने कहा था कि जो उनकी बेसिक अजम्पशन थी वो थी कि जो सूर्य से हमारे पास लाइट एनर्जी पहुंचती है वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में पहुंचती है, और उन पैकेट्स को हम फोटोन कहते हैं। और हर फोटोन की जो एनर्जी है वो एच न्यू उन्होंने कहा था, E=H²। इस तरह का फॉर्मूला आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं स्टडी करके आए होंगे। तो फोटोन जब इंटरैक्ट करता है
किसी पार्टिकल से इंटरैक्ट करे या तो फिर किसी फील्ड से इंटरैक्ट करे तो वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, और जब वो मोशन में होता है तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह बिहेव करता है। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एनर्जी होती है, या फोटोन की मैं एनर्जी कहूँ, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही फोटोन है, फोटोन ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है अकॉर्डिंग टू वेव पार्टिकल डुअलिटी। डी ब्रोगली ने बहुत अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन किया, और काफी सारा विवाद जो उस समय के फिजिक्स में था वो काफी हद तक उन्होंने रिजॉल्व करने की कोशिश की, और कर भी दिया है एक्चुअली। और मैंने एक लेक्चर में पहले भी इसका जिक्र किया था कि जो हाइपोथेसिस थी डी ब्रोगली की वो एग्जैक्ट मैच हुई डेविसन जर्मर ने जब वो एक्सपेरिमेंट किया। कभी अगर फिजिक्स में कोई हुआ तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये वेव पार्टिकल डुअलिटी वाला। अच्छा, तो फोटोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जब मोशन में है, और जब किसी पार्टिकल के साथ इंटरैक्ट करे, किसी फील्ड के साथ इंटरैक्ट करे, वो एक पार्टिकल है अकॉर्डिंग टू वेव पार्टिकल डुअलिटी। ठीक है। एवरी मैटर पार्टिकल whenever in motion is always associated a wave with it of wavelength lambda, और उसी को फिर डी ब्रोगली ने कहा P इक्वल्स टू, जब मोमेंटम निकाला फोटोन का तो P इक्वल्स टू H ओवर लैम्बडा। आगे हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि फोटोन की एनर्जी कहें या तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनर्जी कहें, ये जो एनर्जी है चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनर्जी है या फोटोन की एनर्जी, ये एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। ये एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनर्जी या फोटोन की एनर्जी हर एक कंटिन्यूअस एनर्जी आप यहाँ नहीं कह सकते, क्वांटाइज्ड होती है। एच न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू, 4h न्यू, है ना, इस तरह से क्वांटाइज्ड होती है। यानी एनर्जी की हर वैल्यू यहाँ प्रेजेंट नहीं होती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, कुछ डेफिनेट डिस्क्रीट वैल्यूज ही हमें यहाँ मिल पाती है। हम ये कह सकते हैं कि फोटोन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड होती है। ओके। और इस क्वांटाइज्ड एनर्जी का जो क्वांटा है, द क्वांटा ऑफ दिस क्वांटाइज्ड एनर्जी इज नोन एज फोटोन। इस एनर्जी के क्वांटा को ही हम फोटोन कहते हैं। अब फोटोन के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि फोटोन जब किसी पार्टिकल के साथ इंटरैक्ट करे या किसी फील्ड के साथ इंटरैक्ट करे तो वो एक पार्टिकल है, और फोटोन जब किसी मोशन में होता है तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनर्जी आप जानते हैं कि क्वांटाइज्ड होती हैं, एनर्जी की हर वैल्यू वहां प्रेजेंट नहीं होती, केवल कुछ डिस्क्रीट वैल्यू ही प्रेजेंट होती हैं। तो इस एनर्जी का जो क्वांटा है, क्वांटा ऑफ दिस एनर्जी इज नोन एज फोटोन। ओके। क्वांटा का मतलब वो पार्टिकल जो एनर्जी को कन्वे कर रहा है, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को, एक जगह से दूसरी जगह, उस पार्टिकल को, उस क्वांटा को हम कहते हैं फोटोन। ठीक है। ये सब कंसेप्ट जो फोटोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं हम, ये अप्रोक्सीमेटली सब के सब कॉन्सेप्ट फोनोन के लिए अप्लाई होते हैं। अप्रोक्सीमेटली सब के, कुछ एक दो पॉसिबिलिटीज को छोड़कर बाकी जितने कंसेप्ट फोटोन के लिए हम अप्लाई करते हैं, अप्रोक्सीमेटली हर कंसेप्ट वो फोनोन के लिए अप्लाई होता है। ओके। अब फोनोन क्या हुआ? जैसे फोटोन में फोटोन जब मोशन में होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह बिहेव करता है, तो इसी तरह से फोनोन भी जब मोशन में होता है तो वेव पार्टिकल डुअलिटी को फॉलो करता है। ओके। यानी वेव पार्टिकल डुअलिटी फोनोन के केस में क्या हुई कि इन मोशन इट इज अ वेव, and when phonon interact with other particle or fields it behaves like a particle। एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। मोशन में तो वेव है और इंटरेक्शन में तो पार्टिकल है। तो वेव, जैसे फोटोन वेव पार्टिकल डुअलिटी को फॉलो करता है, सेम उसी वे में फोनोन भी वेव पार्टिकल डुअलिटी को फॉलो करता है। ओके। अच्छा, दूसरा, जैसे फोटोन की एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, ठीक इसी वे में फोनोन की एनर्जी भी क्वांटाइज्ड होती है। यानी लैटिस वाइब्रेशन जो हम स्टडी करके आए हैं उसमें जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड होती है। ओके। तो जिस तरह फोटोन की एनर्जी क्वांटाइज्ड है उसी तरह से फोनोन की एनर्जी भी क्वांटाइज्ड है, और इस क्वांटाइज्ड एनर्जी का जो क्वांटा है दैट इज नोन एज फोनोन, दैट इज नोन एज फोनोन। ओके।
तो लैटिस वाइब्रेशन में जो क्वांटा ऑफ एनर्जी हुआ वो क्या, उसे हमने क्या कहा, फोनॉन। एक्चुअली वही फोनॉन है, वो पार्टिकल, वो वेव जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करे लैटिस में, that is known as phonon. That is, we can conclude here that quanta of energy in lattice vibration is known as phonon. Okay, this is very similar to that the quanta of energy of electromagnetic waves is known as photon. In the same way, the quanta of the lattice vibration is known as phonon. जिसके कारण लैटिस वाइब्रेशन हो रहे हैं, उस एनर्जी को, उस एनर्जी पैकेट को हम फोनॉन कह रहे हैं। ओके, अच्छा, अब आगे की तरफ अपने डिस्कशन को बढ़ाते हैं। जैसे फोटोन की हम पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि फोटोन हमारे लिए फैमिलियर पार्टिकल है। फोटोन की एनर्जी को हम इस तरह से दिखाते हैं, E इक्वल्स टू एच न्यू। इन द सेम वे वी कैन represent the energy of a phonon and that is E equals to h nu। ठीक है, अच्छा, न्यू के बारे में मैं कल एक बार पहले भी आपको डिस्कस कर चुका हूं। जब भी हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स को स्टडी, अगर हम मॉडर्न फिजिक्स स्टडी कर रहे होते तो वहां जो वेरिएशन रहता है ना फ्रीक्वेंसी में, वो बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन सॉलिड स्टेट फिजिक्स में जो फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन है वो उतना नहीं रहता है। इसलिए हम ये जो न्यू है ना, इसको जनरली ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी हम फ्रीक्वेंसी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी में चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज करेंगे, देखिए, E इक्वल्स टू एच न्यू फोनोन की एनर्जी हुई और E इक्वल्स टू एच न्यू ही फोटोन की एनर्जी हुई। तो हमें डिस्कस करना है फोनोन। अब हम फोटोन के ऊपर बात नहीं करेंगे। फोटोन के बारे में जितने नॉन कॉन्सेप्ट हैं उनको हम यूज जरूर करेंगे, लेकिन फोटोन के बारे में हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाले। हमारा जो मेन डिस्कशन का सेंटर रहेगा वो फोनोन रहेगा। ओके, यहाँ तक हमने जितनी इंफॉर्मेशन फोटोन से लेनी थी वो ले चुके हैं। आगे फर्दर यूज करने के लिए हम इसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक का ऐसा नहीं यूज नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे, बट मेनली हमारा जो फोकस रहेगा वो फोनोन के ऊपर रहेगा। ओके, तो बेसिकली अगर इस पूरे डिस्कशन से आपको कुछ समझ में आता है तो वो ये है कि जैसे लाइट एनर्जी, प्लांक, अकॉर्डिंग टू प्लांक, हमारे पास एक पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में आता है ना। जैसे सनलाइट हमारे पास आ रही है, सूर्य की जो रोशनी है हमारे पास आती है, किस फॉर्म में आती है? अगर आप वेव नेचर को दिखाएं तो हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में आ रही है, जब ट्रेवल कर रही होंगी। और जब वो आकर, आप ये देखिए कि मान लीजिए आप धूप में खड़े हो जाएं, कुछ देर धूप में खड़े हो जाएं, तो आपको गर्मी महसूस होती है। क्यों? वो जो फोटॉन्स आ रहे हैं, जो आपकी बॉडी से इंटरैक्ट कर रहे हैं, वो अपने साथ एच न्यू एनर्जी लेकर आ रहे हैं। और जितनी देर आप धूप में खड़े रहेंगे उतनी ज्यादा हीट एनर्जी आपको मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। आपकी बॉडी से वो इंटरैक्ट करेंगे, आपको एनर्जी देंगे, और वो एनर्जी आपको हीट की फॉर्म में, टेम्परेचर की फॉर्म में फील होती है। ऐसा हर ऑब्जेक्ट के साथ होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप धूप में रखिए तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। रीजन इज दैट कि फोटोन अपनी एनर्जी को इनइलास्टिक कॉलिजन से ट्रांसफर करते हैं टू दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और दैट पर्टिकुलर बॉडी। तो ये सब बातें आगे हम करेंगे। तो इस डिस्कशन से जो हमें रिजल्ट मिलता है वो ये कि इन द सेम वे दैट energy of or sun energy comes in the form of small packets, and then packet of energy is known as photon. In the same way, the energy in the lattice vibration is also comes in the form of small packets, and that packet of energy is known as phonon. तो जब भी हम लैटिस वाइब्रेशन में एनर्जी की बात करेंगे तो हम ये समझेंगे कि इंटरैक्शन अगर होगा तो डेफिनेटली वहां इंटरैक्शन जो हुआ, एनर्जी का ट्रांसफर जो हुआ वो फोनोन की फॉर्म में हो रहा है। इन द सेम वे दैट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन द सनलाइट इज इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। ओके, तो यहां से रिजल्ट हमें मिलता है। जिस प्रकार
सनलाइट में एनर्जी का क्वांटा फोटोन होता है, उसी तरह से लेटिस वाइब्रेशन में एनर्जी का क्वांटा फोनोन होता है। ठीक है, अब हम ये फॉर्मूला स्टडी करना चाह रहे हैं और हम ये जानते हैं कि ये जो फोटोन की एनर्जी है E इक्वल्स टू एच न्यू, एग्जैक्ट सेम एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं फोनोन के लिए E इक्वल्स टू एच न्यू, जहां न्यू फोनोन की फ्रीक्वेंसी है और न्यू यहाँ फोटोन की फ्रीक्वेंसी। ये डिफर होगी, डेफिनेटली डिफर होगी, क्योंकि डिफर इस वे में होगी कि आप यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को स्टडी कर रहे हैं। फोटोन के स्टडी का क्या मतलब है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्टडी। और फोनोन के स्टडी का क्या मतलब है कि आप साउंड वेव्स की स्टडी कर रहे हैं, साउंड वेव्स की स्टडी कर रहे हैं। ओके, रिमेंबर दिस डिफरेंस ऑलवेज। यहां आप बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्टडी कर रहे हैं जब आप फोटोन की स्टडी कर रहे हैं, और जब आप फोनोन की स्टडी कर रहे हैं तो आप बेसिकली साउंड वेव्स को स्टडी कर रहे हैं। तो साउंड वेव में जो क्वांटा है, एनर्जी का जो क्वांटा है साउंड वेव में, वो फोनोन है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो एनर्जी का क्वांटा है वो है फोटोन। ये बहुत डिफर होती हैं फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि आप अगर स्पीड की ही बात कर लेना तो आप ये जानते हैं कि फोटोन इज ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज c इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और अगर फोनोन की आप बात करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 332 मीटर पर सेकंड। दिस इज speed of a photon is 3 × 10⁸ meter per second, the speed of light, and here is only 332 meter per second, or approximately you can use it as 340 meter per second. So here is only 340 meter per second, and here is 3 × 10⁸ meter per second, 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो बहुत ज्यादा ये डिफरेंस है। आगे इस लॉजिक को हम यूज भी करने वाले हैं। अच्छा, तो ये आप याद रखिएगा कि ये फ्रीक्वेंसीज इक्वल नहीं है। आपको ऐसा लगे अगर कि हाँ कि अरे E इक्वल्स टू एच न्यू, अच्छा ये फोटोन के लिए फॉर्मूला है, E इक्वल्स टू एच न्यू ये फोनोन के लिए फॉर्मूला है, तो ये तो दोनों सेम हुए, इसका मतलब एनर्जी सेम हुआ? नहीं, एच प्लैंक कांस्टेंट ये सेम है, लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, इसमें बहुत ज्यादा अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। ये साउंड की फ्रीक्वेंसी है, ये फोटोन की फ्रीक्वेंसी है, दैट इज ये साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी है। तो ऐसा बिल्कुल ना समझे कि ये दोनों फॉर्मूले इक्वल होने से एनर्जी इक्वल हो गई। एनर्जी इक्वल नहीं होगी। एनर्जी में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनर्जी में और साउंड वेव्स की एनर्जी में। ओके, अच्छा, तो हम ये कह रहे हैं कि ये फॉर्मूला सेम है E इक्वल्स टू एच न्यू फोटोन के लिए, जहां न्यू फोटोन की एनर्जी है, और E इक्वल्स टू एच न्यू फोनोन के लिए, जहां न्यू फोनोन की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब सॉलिड स्टेट फिजिक्स जैसी ब्रांच को जब हम स्टडी करते हैं तो हम फ्रीक्वेंसी में वेरिएशंस नहीं देखते, बहुत ज़्यादा यहाँ वेरिएशन आपको नहीं मिलेगा फ्रीक्वेंसी में। जैसे आप मैकेनिक्स को, जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, वहाँ अगर आप फ्रीक्वेंसी को स्टडी करें तो बहुत वेरिएशन हमें वहाँ देखने को मिलता है। सिंपल पेंडुलम को, कंपाउंड पेंडुलम को, है ना, किसी भी तरह के ऑसिलेटर को स्टडी करें तो वहाँ फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम फ्रीक्वेंसी को जनरली वहाँ न्यू एन एफ, वो वट एवर द नोटेशन इज, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। फ्रीक्वेंसी को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार एन से रिप्रेजेंट करते हैं। डिफरेंट राइटर, डिफरेंट बुक, डिफरेंट नोटेशन। ओके, तो पर यहाँ जब हम सॉलिड स्टेट जैसी ब्रांच को स्टडी करते हैं तो यहाँ हम फ्रीक्वेंसी को कभी भी न्यू की फॉर्म में, एन की फॉर्म में, एफ की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट करते। रीजन इज दैट कि यहाँ वेरिएशन फ्रीक्वेंसी में उतना नहीं है, तो हम जनरली फ्रीक्वेंसी को यहाँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी में अगर मुझे चेंज करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इस रिलेशन में मैं 2π से डिवाइड कर रहा हूँ और 2π से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो h/2π है, ये h/2π, ये इसको हम कहते हैं h क्रॉस। कई बुक्स में ये कई राइटर या कई प्रोफेसर्स या फिर जो लेक्चरर हैं फिजिक्स के, जो एक्सपर्ट लोग हैं,
वो इसको एच कट भी बोलते हैं कई बार। ये है एक्चुअली क्या, रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट है। आप इसे बोलें किस तरह से भी, एच कट बोलें, एच बार, कई कई बुक्स में एच बार आपको देखने को मिलेगा। तो वो नोटेशन काफ़ी कंफ्यूजिंग है। बार का मतलब हम डेफिनेटली मैथमेटिक्स में एवरेज को काउंट करते हैं। एच कट बोलने में मुझे ठीक नहीं लगता, इसलिए मैं इसको एच क्रॉस बोलता हूँ, आप एच कट बोल सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, एच ओवर 2 पाई, ये है रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट। डेफिनेटली फिजिक्स में अगर आपने स्टडी से किया है, आपने मॉडर्न फिजिक्स को स्टडी किया है, डेफिनेटली आपने इसको जरूर स्टडी किया होगा, एच क्रॉस को। ठीक है, तो एच ओवर 2 पाई हो गया एच क्रॉस, जो है रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट। और ये देखिए 2 पाई न्यू, ये 2 पाई न्यू क्या होता है, ओमेगा। यानी इस फ्रीक्वेंसी को हमने किस में चेंज कर दिया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी में चेंज कर दिया, और प्लैंक कांस्टेंट को हमने रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट में रिड्यूस कर दिया इस। ठीक है, तो ये जो अब एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास बना, ये बना E इक्वल्स टू एच क्रॉस ओमेगा। ठीक है, और यही फॉर्मूला हम आगे तक यूज करेंगे। आगे बहुत सारा डिस्कशन हमें करना है एनर्जी के ऊपर, मोमेंटम के ऊपर और वेव वेक्टर के ऊपर, बहुत सारा डिस्कशन हमें करना है। तो ये फॉर्मूला हम डेफिनेटली वहाँ फ्रिक्वेंटली यूज करने वाले हैं, E इक्वल्स टू एच क्रॉस ओमेगा फॉर द एनर्जी, टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोनॉन। फोनॉन के एनर्जी कैलकुलेशन में हमें ये फॉर्मूला डेफिनेटली हम यूज करेंगे। ओके, तो ये सब डिस्कशन हुआ कि फोनॉन क्या है, फोटोन क्या है, एनर्जी किस तरह से क्वांटाइज्ड होती है, किस तरह से क्वांटाइज्ड नहीं होती है, एनर्जी को लिखने का तरीका क्या होगा। एनर्जी हालांकि एक ही फॉर्मूले से लिखी जाती है, E इक्वल्स टू एच न्यू गिवन बाय प्लैंक, सर मैक्स प्लैंक। एंड ये आप हमेशा याद रखिए कि न्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोनॉन है एंड दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। ओके, सो बोथ द फोटोन एंड फोनोन, एक और सिमिलरिटी के बारे में हम इसकी डिस्कस कर लेते हैं कि फोटोन और फोनोन में एक और सिमिलरिटी क्या है। एंड दैट सिमिलरिटी इज दैट कि फोटोन हो या फोनोन हो, दोनों बोजॉन्स हैं। बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स, स्टैटिक्स आपने डेफिनेटली, जब अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो स्टैटिकल मैकेनिक्स, स्टैटिकल जो स्टैट मैक है आपका, तो स्टैट मैक के सिलेबस में आपको डेफिनेटली बोजॉन्स, फर्मियोन्स एंड जो 3 तरह की बेसिक स्टैटिक्स हमारे पास होती हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स, ओके, देन फर्मी डिराक स्टैटिक्स एंड बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स, ये 3 तरह की जनरल स्टैटिक्स हमारे पास, 3 कैटेगराइजेशन होता है स्टैटिक्स का। तो डिटेल्स में तो हम नहीं जाएंगे यहाँ, क्योंकि ये मेनली स्टैटमैक का पार्ट है। तो बोजॉन्स, ये जो फोटोन है या फिर फोनोन है, ये दोनों पार्टिकल बोजॉन्स होते हैं, और बोजॉन्स वो पार्टिकल्स होते हैं जो बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं, और बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स को वो पार्टिकल फॉलो करते हैं जिनकी स्पिन इंटीग्रल स्पिन वाले पार्टिकल जो होते हैं 1 2 3 4, इस तरह की इंटीग्रल स्पिन वाले जो पार्टिकल होते हैं, उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं बोजॉन्स। तो फोटोन हो या फोनोन हो, दोनों के दोनों बोजॉन्स हैं, बोजोनिक पार्टिकल हैं, फर्मियोनिक पार्टिकल नहीं, क्योंकि फर्मियोनिक पार्टिकल्स हाफ इंटीग्रल स्पिन रखते हैं, 1/2, 3/2, 5/2, 7/2। न्यूक्लियर फिजिक्स के जब सिलेबस नेक्स्ट टाइम में आपका आप स्टडी करेंगे तो वहाँ फ्रिक्वेंटली आप इस तरह के टॉपिक्स को स्टडी करने वाले हैं। ओके, अच्छा, तो इस बात को भी आपको याद रखना है कि फोटोन और फोनोन दोनों बोजॉन्स हैं, बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं, और वो पार्टिकल्स जिनकी स्पिन इंटीग्रल होती है, उन पार्टिकल्स को हम बोजॉन्स कहते हैं, और वो सभी पार्टिकल्स बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक और बात,
अब एक बहुत सारी सिमिलरिटी हमने यहाँ स्टडी कर ली बिटवीन फोटोन एंड फोनोन, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी होंगे, तभी तो वो अलग हुआ पार्टिकल फोनोन। एक तो सिंपल डिफरेंस हमें दिख रहा है कि वो साउंड वाइब्रेशन का क्वांटा है, साउंड वाइब्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो क्वांटा है वो फोटोन है ना। तो एक तो ये बेसिक डिफरेंस वहां दिख रहा है। मैथमेटिकली बोलें तो स्पीड में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। फोटोन की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, और साउंड वाइब्रेशंस की जो स्पीड है, या साउंड की स्पीड में सिंपली कहूँ तो 332, दैट इज 332 मीटर पर सेकंड एग्जैक्टली, एंड अप्रोक्सीमेटली 340 किलोमीटर मीटर पर सेकंड, नॉट किलोमीटर, मीटर पर सेकंड, 340 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है। अच्छा, दूसरा एक डिफरेंस हमें यहाँ देखने को जो मिलता है वो ये है कि जो फोटॉन्स हैं उनकी कैटेगरी नहीं होती कि ये थर्मली एक्साइटेड फोटोन है या फिर ये हीटेड फोटोन है। फोटोन इज ऑलवेज फोटोन, लेकिन फोनोन के केस में ऐसा नहीं होता। फोनोन डिफरेंट टाइप्स के फोनोन हो सकते हैं। कैसे, देखिए, all types of crystal vibrations in a crystal comprises phonons। जितनी तरह के भी क्रिस्टल में वाइब्रेशन, क्यों वाइब्रेशन डिफरेंट टाइप के हैं, ऑप्टिकल वाइब्रेशंस हैं, कॉस्टिकल वाइब्रेशंस हैं, है ना, डिफरेंट टाइप के वाइब्रेशंस हैं, तो डिफरेंट टाइप के फोनोन्स हैं। ठीक है, अच्छा, all types of vibrations in a crystal comprises phonons। कैसे, थर्मल वाइब्रेशंस है ना, हीट अप करने से किसी भी लेटिस को, थर्मल वाइब्रेशंस आर थर्मली एक्साइटेड फोनोन्स। देखिए, फोनोन क्या है, अगर आप बेसिकली फोनोन को समझना चाहते हैं तो वो वाइब्रेशनल एनर्जी है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है, और जिसके कारण ये ट्रांसफर हो रही है उस मीडियम को, उस कारण को हमने फोनोन कह दिया। ठीक है, वाइब्रेशन कैसे होगा, एक पार्टिकल को वाइब्रेट कीजिए, सब पार्टिकल, जैसे कपल्ड वाइब्रेशन आपने स्टडी करके आए हैं आप, मोनोएटॉमिक क्रिस्टल लैटिस के केस में भी और डायटोमिक क्रिस्टल लैटिस के केस में भी। तो ये जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, एक को आपने डिस्टर्ब किया, वाइब्रेट किया, सभी वाइब्रेट हो रहे हैं, तो ये जो वाइब्रेशन हो रहा है, ये जो एनर्जी आगे ट्रांसफर हो रही है, ये फोनोन है। फोनोन ऐसा थोड़ी ना कि आपको वहां दिखेगा कि हाँ ये फोनोन है। आपने कहा कि हाँ यहाँ वाइब्रेशन हमने किया और उससे फोर्थ पार्टिकल तक ये वाइब्रेशन चला गया, तो वो किसके कारण गया, हमने कहा फोनोन के कारण गया। तो एक्चुअली ये वाइब्रेशनल एनर्जी आप इसे कह सकते हैं एक तरह से, ये फॉर्म है वाइब्रेशनल एनर्जी का, है ना। आपको फिजिकली दिखेगा थोड़ा ही ना कि फोटो, अब दिखता तो आपको फोटोन भी नहीं है फिजिकली, वो जो इफेक्ट्स हैं सेम कंडीशन है जैसे एयर है ना। आप कहते हैं हवा चलती है, तो आपको दिखती है, आप कैसे कहते हैं हवा चलती है, महसूस, आप महसूस करते हैं कि हवा चल रही है। तो ये सेम लॉजिक्स हैं इसके। तो फोनोन कोई फिजिकली एविडेंटेड पार्टिकल नहीं है। आपने कहा वाइब्रेशन हो रहे हैं किसी क्रिस्टल में, तो किसके कारण हो रहे होंगे, वाइब्रेशनल एनर्जी की। ये वाइब्रेशनल एनर्जी कहाँ से आई, ये इसकी अपनी भी हो सकती है, ये इसके इंटरनल एनर्जी के कारण भी वाइब्रेशन, या फिर कोई एक्सटर्नल एजेंसी से अगर कोई एनर्जी इसको सप्लाई की गई है क्रिस्टल को, उसके कारण भी ये वाइब्रेशन हो सकते हैं, उसके कारण भी ये वाइब्रेशन हो सकते हैं। तो ये कोई बहुत ज्यादा ऐसे फिजिकली एविडेंटेड थिंग नहीं है कि हाँ m मास का पार्टिकल है तो हाँ जी ये रहा फोनोन। नहीं, फोनोन को आपको फील करना पड़ेगा, आपको फोनोन को महसूस करना पड़ेगा, है ना, इमेजिन करना पड़ेगा आपको। तो वो एक्चुअली वाइब्रेशन है केवल। तो कहीं अगर किसी लैटिस में वाइब्रेशन हो रहे, आप कहते हैं किसके कारण हो रहे, फोनोन के कारण हो रहे हैं, क्योंकि साउंड जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है, साउंड जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है, और इस कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने के लिए हमने जो एक पार्टिकल का सहारा लिया वो फोनोन है।
वो फोनोन है। ठीक है, तो फोनोन बहुत तरीके से हो सकते हैं किसी भी लैटिस में। और जैसे मैं बात करूं तो थर्मल वाइब्रेशन में थर्मली एक्साइटेड फोनोन्स होते हैं। साउंड वाइब्रेशन वेव्स आर अकाउस्टिकल फोनोन्स। साउंड वाइब्रेशंस में अगर या साउंड वेव्स में जो फोनोन एग्जिस्ट करते हैं वो अकाउस्टिकल फोनोन होंगे। ऑप्टिकल ब्रांच जो जनरेट करेगी फोनोन वो ऑप्टिकल फोनोन होंगे। तो बहुत तरह के फोनोन्स हो सकते हैं। फोटोन जैसी ऐसी कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कि फोटोन सिंगल पार्टिकल है, चाहे वो कहीं भी हो वो फोटोन ही रहेगा, लेकिन इसमें नहीं है। साउंड वाइब्रेशंस अगर किसी फोनोन को जनरेट करेंगे, आपने साउंड वेव्स किसी क्रिस्टल के ऊपर थ्रो की और वहां क्रिस्टल में वाइब्रेशन हो गया, तो दैट इज अकाउस्टिकल टाइप फोनोन। ठीक है, आपने ऑप्टिकल वाइब्रेशन किसी क्रिस्टल के ऊपर थ्रो की और वहां ऑप्टिकल वाइब्रेशन हो गया, फिर से साउंड में लैटिस में वाइब्रेशन हो गया, तो दैट इज जो फोनोन वहां उस एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट इज ऑप्टिकल फोनोन्स। वो ऑप्टिकल फोनोन्स होंगे। अगर थर्मली एक्साइटेड फोनोन है, यानी कि आपने किसी लैटिस का टेम्परेचर बढ़ा दिया, किसी क्रिस्टल लैटिस का टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज करने से वाइब्रेशन हुए, वाइब्रेशन से जो फोनोन अब एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं इस फॉर्म में, दैट इज थर्मली एक्साइटेड फोनोन्स। तो बहुत तरह के फोनोन्स हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपने वाइब्रेशन के लिए किस तरह का मेथड चुना है। आप अगर लैटिस में वाइब्रेशन जनरेट करना चाहते हैं तो आपने वो मेथड कौन सा है जिससे लैटिस में वाइब्रेशन जनरेट हो जाए, that is the all dependent thing. Okay, so hence there are different types of phonon possible in a lattice vibration, but there is no such classification or category for photons. photons के जैसी कोई कैटेगरी नहीं है, लेकिन phonons के लिए है। ये मेजर डिफरेंस है दोनों में। okay, most of the concepts which apply to photons are also valid for phonons. अधिकांशतः जितने लॉजिक्स हम फोटॉन्स के लिए दे सकते हैं वो सब के सब अप्रोक्सीमेटली फोनोन के लिए अप्लाई होते हैं, पर सब नहीं। अगर सब होते तो फिर अलग पार्टिकल नहीं होता। अच्छा, इफ स्मॉल n इज द नंबर ऑफ फोनोन इन अ पर्टिकुलर मोड ऑफ वाइब्रेशन, चाहे आप इसे थर्मली एक्साइटेड फोटोन कहें या थर्मल वाइब्रेशन में, या आप साउंड वाइब्रेशंस में साउंड वेव्स की जो वाइब्रेशंस होती हैं, साउंड वेव्स की वजह से जो वाइब्रेशन होती हैं उसमें कहें, या ऑप्टिकल ब्रांच में जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं उनमें किसी भी एक पर्टिकुलर मोड में, इस मोड को कहें, इस मोड को लें या इस मोड को लें, इसमें हमने कह दिया कि स्मॉल n इज द नंबर ऑफ फोनोन इन अ पर्टिकुलर मोड ऑफ वाइब्रेशन। पर्टिकुलर मोड ऑफ वाइब्रेशन, देखिए ये वर्ड इसलिए आया है पर्टिकुलर मोड ऑफ वाइब्रेशन, नहीं तो हम सीधे बोल देते हैं इन अ मोड ऑफ वाइब्रेशन। पर्टिकुलर मोड ऑफ वाइब्रेशन इसलिए कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोनोन्स। ओके, हो सकता है कि थर्मल जो वाइब्रेशन जब होंगे क्रिस्टल में तो उस समय संख्या ये n ना रहे, इससे कम हो या ज्यादा हो। जब साउंड वाइब्रेशंस होंगे क्रिस्टल में तो हो सकता है ये संख्या फिर n ना रहे, और ऑप्टिकल वाइब्रेशंस हो सकता है ये संख्या एग्जैक्टली n हो जाए। तो हम सीधे लिखेंगे इफ n इज द नंबर ऑफ फोनोन इन ऑप्टिकल वाइब्रेशंस, फिर हम ये नहीं लिखेंगे पर्टिकुलर मोड ऑफ वाइब्रेशंस। इसलिए डिपेंड करता है कि वो मोड ऑफ वाइब्रेशंस क्या है। तो हमने मान लिया कि किसी भी पर्टिकुलर मोड ऑफ वाइब्रेशन में जो नंबर है फोनोन का, है ना, जो नंबर है फोनोन का वो स्मॉल n है। इफ स्मॉल n इज द नंबर ऑफ फोनोन इन अ पर्टिकुलर मोड ऑफ वाइब्रेशन, द टोटल एनर्जी ऑफ दैट मोड इज गिवन। देखिए एक सिंगल फोटोन की एनर्जी, एक सिंगल फोनोन की एनर्जी हमने कितनी कंसीडर की थी, E इक्वल्स टू एच क्रॉस ओमेगा। ये E इक्वल्स टू एच क्रॉस ओमेगा, ये हमने कैलकुलेट की थी, ये हमने कैलकुलेट की थी E इक्वल्स टू एच क्रॉस ओमेगा। चूंकि E इक्वल्स टू एच न्यू की फॉर्म की है, पर हमने इसे कन्वर्ट कर दिया था E इक्वल्स टू एच क्रॉस ओमेगा, चूंकि हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में डील करते हैं जब सॉलिड स्टेट फिजिक्स जैसी किसी ब्रांच को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो E इक्वल्स टू एच क्रॉस ओमेगा एक फोनोन की एनर्जी है। तो अगर किसी मोड ऑफ वाइब्रेशन में हमने चूज कर लिया कि देयर आर small n number of phonons there in a particular mode of vibration, then total energy of that mode or in that mode, तो जब एक फोनोन की एनर्जी h क्रॉस ओमेगा है तो n फोनोन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, E इक्वल्स टू n h क्रॉस ओमेगा।
n है नंबर ऑफ फोनॉन्स इन अ मोड ऑफ वाइब्रेशन और h क्रॉस ओमेगा है एनर्जी ऑफ वन फोनॉन। तो ये होगी टोटल एनर्जी इन अ मोड ऑफ वाइब्रेशन। हमने एक फोनॉन की एनर्जी को मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ फोनॉन से, तो ये हो गया हमारे पास टोटल एनर्जी इन अ मोड ऑफ वाइब्रेशंस। ओके, नाउ एज द नंबर ऑफ फोनॉन्स वेरी विद टेम्परेचर। अच्छा, अगर आपको कह दे कोई कि अब मुझे ये नंबर बताओ n कितना होगा, तो आप नहीं बता सकते। रीजन इज दैट कि ये जो नंबर है n, नंबर ऑफ फोनॉन्स इन अ पर्टिकुलर मोड ऑफ वाइब्रेशन है, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, ठीक है। और टेम्परेचर डिपेंडेंट होने की वजह से अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो फोनॉन के नंबर भी बढ़ जाएंगे, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो फोनॉन के नंबर भी डिक्रीज हो जाएंगे। तो आप ये डेफिनेटली नहीं कह सकते कि किसी पर्टिकुलर मोड ऑफ वाइब्रेशन में इतने फोनॉन होंगे, 1000, 2000, 3000 नहीं। वो अगर टेम्परेचर कम आपने कर दिया किसी भी लैटिस वाइब्रेशन में, किसी भी क्रिस्टल लैटिस का, तो वो कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ फोनॉन्स कम हो जाएंगे। टेम्परेचर आपने इंक्रीज कर दिया तो नंबर ऑफ फोनॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो आप कभी भी डेफिनेटली ये क्वांटिटी नहीं बता सकते। आप बता सकते हैं एवरेज नंबर ऑफ फोनॉन इन अ पर्टिकुलर मोड ऑफ वाइब्रेशन। एवरेज नंबर बता सकते हैं, डेफिनेट नंबर नहीं बता सकते। रीजन कि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो हम कभी भी नंबर ऑफ फोनॉन्स की बात नहीं करेंगे, एवरेज नंबर ऑफ फोनॉन्स की बात करेंगे, ठीक है। हेंस द एवरेज नंबर ऑफ फोनॉन इन अ मोड ऑफ वाइब्रेशन इज गिवन बाय एन एवरेज इज 1 over एक्सपोनेंशियल h क्रॉस ओमेगा kBt -1, जहां h क्रॉस रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उस पर्टिकुलर वाइब्रेशन की, मोड ऑफ वाइब्रेशन की, kB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है क्रिस्टल का। बात आई समझ में? h क्रॉस reduced Planck constant, omega angular frequency of the lattice vibration, kB Boltzmann constant, and T is the absolute temperature of crystal and -1। तो ये नंबर मुझे देगा एवरेज नंबर ऑफ फोनॉन इन अ पर्टिकुलर मोड ऑफ वाइब्रेशन, चाहे वो थर्मल वाइब्रेशंस हो, साउंड वाइब्रेशंस हो या ऑप्टिकल वाइब्रेशंस हो, किसी भी तरह के वाइब्रेशंस हो। इस फॉर्मूले से हम एवरेज नंबर ऑफ फोनॉन किसी पर्टिकुलर मोड ऑफ वाइब्रेशन में कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस पे कई बार नेट एग्जाम में न्यूमेरिकल आया है और कई बार ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी आया है ना। इस बात को भी, इस टर्म को भी जरा ध्यान से देखें, एच क्रॉस ओमेगा, ये ई वाली टर्म है एनर्जी, ये ई वाली टर्म किसी सिंगल फोटोन की एनर्जी है एच क्रॉस ओमेगा। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान से देखना चाहिए। kB की वैल्यू आपको पता है, टेम्परेचर वो दे देगा, एनर्जी आप निकाल सकते हैं, तो ये सब कैलकुलेशन की जा सकती है। तो एवरेज नंबर ऑफ फोनॉन्स आप यहाँ से डेफिनेटली आराम से निकाल सकते हैं। एवरेज नंबर ऑफ फोनॉन ही आपको मिलेगा, डेफिनेट नंबर ऑफ फोनॉन या एब्सोल्यूट नंबर ऑफ फोनॉन आपको नहीं मिल सकता, बिकॉज ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ये डिपेंड करती है कि किस तरह के वाइब्रेशंस हैं, थर्मल वाइब्रेशंस हैं कि ऑप्टिकल वाइब्रेशंस हैं कि साउंड वाइब्रेशंस हैं, उस तरह की सब चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। इसलिए हम एवरेज नंबर ऑफ फोनॉन कैलकुलेट करते हैं, नॉट द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ फोनॉन। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ एंड मीट यू इनटू द नेक्स्ट वन। ओके, थैंक यू।